टुडे आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। ये आज हमारी पहली क्लास है, इसे इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हो आप। वी विल डिस्कस व्हाट इज द सेट्स एंड ये होता क्या है, इसमें चीजें कैसे यूज होती हैं, क्या इसका फॉर्मेट है और कैसे हमें समझना है इसको और कैसे हम सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, इवन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल कंसेप्ट। व्हाट इज द सेट? कोई बताएगा आप में से? पढ़ाओ डेफिनेशन वगैरह कुछ समथिंग। सर जो चेंज नहीं होते 1% 2%। अच्छा चलिए मैं एक डेफिनेशन देता हूँ। वेल डिफाइंड collections of objects। क्या है बेटा ये? एक तरह से कह सकते हो आप दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बुक की लैंग्वेज है, सीधी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो मैथ के अंदर एक प्रॉब्लम है, पता है आपको? मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है कि जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो फॉर्म है या कंडीशन है, उस कंडीशन की खासियत है कि मैथ की हर एक फॉर्म जो है वो बहुत सारी चीजें बताती है, बहुत सारी कंडीशन होल्ड करती है अपने अंदर। आपको एक सिंपल सा वर्ड नजर आ रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे आप सेट्स कहते हैं। ठीक है, मैथ्स में यही लिखा हुआ है, पर इसे समझेंगे कैसे? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, हमें ब्रेक करके समझते हैं इसको। ठीक है, तो इसने कहा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है जी, कलेक्शन का नेचर, कलेक्शन किसका हो रहा है? ऑब्जेक्ट का हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जो कलेक्शन हुआ है उसका नेचर क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसका नेचर क्या हो? वेल डिफाइंड हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है? कलेक्शन ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है जिसका नेचर क्या हो? वेल डिफाइंड हो। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? वेल डिफाइंड। ठीक, अगर हम सिंपल और आपके उसमें बात करें तो एक नोटेशन यूज होता है, ये वाला नोटेशन। इस नोटेशन को हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। और इसका पैराएंथेसिस भी नाम है, छोड़ो पैराएंथेसिस को मतलब नहीं है फिलहाल, करली ब्रैकेट से ही मतलब रखो। तो ये नोटेशन क्या है? ये यूज होता है सेट के लिए। आपने देखा होगा ये नोटेशन लिखा होगा, वहां लिख दिया होगा सेट। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको बाद में, पहले शुरू करते हैं एक एक करके इस वेल डिफाइंड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक कंडीशन। पहले सबसे छोटी कंडीशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, कि वेल डिफाइंड का जो सेंस होता है वो क्या कहना चाहता है? वेल डिफाइंड में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है? पहली चीज हो सकती है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हो सकता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बोलोगे सर कैसे? तो भाई वेल डिफाइन का मतलब क्या है? अगर आपकी लैंग्वेज में बात करें तो क्या समझते हो वेल डिफाइन से क्या मतलब है? बताओगे कोई अपने से? बताएगा? सर उसके बारे में सारी क्वालिटीज, उसकी क्वालिटी मतलब पूरा उसका नेचर जो है हमें मतलब एक तरह से डिफाइंड है, ऐसे कि नहीं वो चेंज हो जाता है, मतलब कि एकदम पूरा डिफाइंड है, मतलब डेफिनेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। मयंक आप? यस सर। बताइए बताइए, कुछ मालूम है इसमें? क्या होता, क्या सेंस आपके अकॉर्डिंग, क्या सेंस इसकी? सर मतलब जो, सर मेरे को तो यही पता है कि जो चेंज नहीं होते। बस इतना पता है। देखो वेल डिफाइन का सेंस अगर हम सिंपल बात करते हैं तो क्या लगता है आपको? वेल डिफाइन का मतलब ये नहीं है कि जिस चीज को मतलब हमें किसी को समझाना ना पड़े, जो सीधी मान ली जाए बात, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अब मैं कहूँ गंगा इज ए रिवर ऑफ इंडिया, तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? मानेगा नहीं मानेगा बंदा? मैं कहता हूँ सनराइज इन द ईस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मान लेगा। तो यहाँ पर जो भी कलेक्शन हुआ है उसका नेचर वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन का सेंस क्या कहता है कि नेचर कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए।
दूसरा और कैसा हो सकता है भाई, मान लो यूनिवर्सल ट्रुथ ना लिखा हो, क्या लिखा हो, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो, क्या हो, या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, क्या हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, या फिर आप कह सकते हो कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल। अब सेंस के लिए बात करें कि सर कॉमन फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूं देयर इज अ 7 days इन अ वीक, तो ये वेल डिफाइन है, क्यों है, क्योंकि ये कॉमन यस सर, फॉर ऑल है, सबके लिए है, और क्योंकि सर यूनिवर्सल है, सभी ने यही तय किया है ना भाई, एक वीक के अंदर 7 दिन होंगे, यस देयर इज अ 12 months इन अ ईयर, ओके ना। तो पहली वेल डिफाइन को समझाने का तरीका क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वेल डिफाइन है, क्योंकि वो तो है ही है, उसे कौन मना कर देगा। दूसरा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, जो सभी माने, कॉमन फॉर ऑल कह सकते हो, सभी माने हो। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यूनिकनेस हो, यूनिकनेस। अब सर यूनिक का मतलब समझ में नहीं आया, कुछ अजीब सी बात बता दी आप, कोई आप में से बताएगा यूनिक का मतलब क्या होता है। सर मतलब उसमें एक ऐसी चीज हो जो बाकी सब चीजों में ना हो, और एक तरह से सबसे अलग। मतलब अलग प्रॉपर्टी सर, तो जो सिर्फ वेरी उसी में प्रेजेंट, बाकी में नहीं है। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल। इसमें कार्बन की टेट्रा होती है, आइसोमेरिज्म क्या बेटा, कार्बन है सर, वो आइसोमेरिज्म है उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन बाकियों में नहीं है। मैं सिंपल से एग्जांपल से बात करता हूँ, आपने अच्छा बताया वैसे। एक सिंपल एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपकी क्लास है, 11th क्लास है, मान लीजिए साइंस की या मैथ्स की क्लास है, तो 11th क्लास जो मैथ की है वो एक तरह से क्या हुआ, उसमें जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक नेचर के होंगे ना, सबका आईक्यू मतलब सिमिलर टाइप की कंडीशन का होगा ना, एक यूनिक फॉर्मेट होगा। अब जैसे मान लीजिए शर्मा, मयंक शर्मा, मैं एक ये घर बना रहा हूँ एक, ठीक है, घर है, शर्मा जी का घर है, कौन कौन रहते बेटा आपके घर में, कितनी फैमिली में मेंबर है वो बताइए। फोर। 4, कौन कौन, मम्मा, डैडी, पापा। आप हैं, ठीक है, यू, यस। और सिस्टर। जो भी हो भाई, मतलब जो भी ब्रदर हो। तो अब एक बात बताओ, मैं कहता हूँ जिस जिस घर के अंदर आप रहते हो उस घर को कहा जाएगा भाई ये शर्मा जी की फैमिली है, ये मतलब शर्मा जी का घर है, ये कहेंगे ना, तो उसकी यूनिकनेस है शर्मा फैमिली है, यूनिकनेस है शर्मा फैमिली। उसमें पांडे फैमिली या सिंह फैमिली वो थोड़ी ना आइडेंटिफाई होगी, आइडेंटिफाई कौन होगा, शर्मा फैमिली के मेंबर ही होंगे ना, ये यस होंगे ना। सर। तो यूनिकनेस का मतलब ये यह है जिन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो, नेचर क्या हो, नेचर क्या हो, सेम हो, ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो, ठीक है, नेचर ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो। और यूनिकनेस मतलब, अब जैसे यूनिकनेस की बात करते हैं तो यूनिकनेस को मैंने दो तरीके बताया, नेचर सेम हो, ऑब्जेक्टिव सेम हो। जैसे मैंने कहा भाई सारे बच्चे, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास आपकी ले रहा हूँ, अगर इसी क्लास के अंदर कोई 7th क्लास का बच्चा आता है और वो मुझसे कहता है जी हिस्ट्री पढ़ा लो, क्या हाल होगा उसका, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा या आपको उसको एक साथ पढ़ा नो पाऊंगा, सर। नहीं हो पाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी ना। या यस तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं मैथ ही पढ़ा सकता हूँ, ऑब्वियस मुझसे कोई कह रहे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्या क्या है कुछ भी पढ़ा दो, या फिर केमिस्ट्री पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो, तो मैं कहाँ से पढ़ा पाऊंगा, आती भी होगी तो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो मेरी जो मास्टरी हो मेरी उसमें मास्टरी, तो सीधे कहने का मतलब ये सेंस हुआ कि यूनिकनेस का मतलब है कि जब सभी एलिमेंट सभी कंडीशन किसी एक ही नेचर के हो या फिर एक ही ऑब्जेक्टिव को होल्ड करते हो। अब सारे के सारे जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे, अभी जो क्लास में ज्वाइन करेंगे, वो कौन करेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट करेंगे ना, जो 11th क्लास के होंगे। अब यहाँ कोई और थोड़ी ना आ जाएगा किसी क्लास का, एक ही क्लास का आएगा ना, तो ये कंडीशन क्या यस कहलाएगी,
यूनिकनेस कहलाएगी। जब सभी एलिमेंट, सभी मेंबर का नेचर क्या हो, एक जैसा। और जैसे शर्मा जी की फैमिली में मैंने कहा कि पांडे जी थोड़ी ना आ सकते हैं, सिंह फैमिली थोड़ी ना आ जाएगी, शर्मा जी की फैमिली है तो शर्मा जी की फैमिली रहेगी वो तो यूनिकनेस क्या है, एक जैसा होना, क्या, या फिर सेम ऑब्जेक्टिव होना, ये यूनिकनेस है। क्लियर है? ठीक, तो यानी किसी भी Yes, sir. सेट के अंदर ऐसे मेंबर का कलेक्शन नहीं किया जाएगा जिन सभी का ऑब्जेक्टिव अलग हो, या नेचर अलग हो, या कंडीशन सबकी अलग अलग हो। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. यस नेक्स्ट, रिपीटिंग of element is not allowed। यानी किसी भी एलिमेंट का रिपीट होना अलाउ नहीं है। इसका सेंस क्या कहता है मेरे बच्चों, बताओ? इसका सेंस क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता, यही ना? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया शर्मा जी की फैमिली थी, चलो जी ये आपका क्या नाम है बेटा? देवांश ठाकुर। Yes, ये आपकी फैमिली है, ये आपके फादर है, ये मदर है, और आप हैं, यू, और कौन है घर में? sir. Sister. सिस्टर। ठीक, तो अब कहने का सेंस ये है, अगर ये ठाकुर जी की फैमिली है भाई, तो अब सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या, जो ये मदर है वो दो बार आ सकती हैं क्या? घर है ये, मान लो ये किसका घर है? आपकी फैमिली का घर है, तो क्या मैम को मदर को दो बार लिख सकते हो? दो बार एक ही जगह में, एक ही उसमें स्पेस में आ सकती हो? No, sir. फिजिबल है नहीं ना? तो कहने का, या फिर आप ही दो बार रिपीट हो रहे हो, पॉसिबल है क्या? नहीं ना? तो याद रखना कि किसी भी वेल डिफाइंड कैटेगरी के अंदर रिपीटेशन कभी अलाउ नहीं होती। अगली चीज बताओ, अब अगली बात करते हैं रिप्लेसमेंट। कैन बी पॉसिबल। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये शर्मा जी थे, शर्मा जी की फैमिली है, फादर, मदर, यू एंड ब्रदर। ओके, अब क्या हुआ बेटा कि अगर मैं कहूं कि मैं पहले किसको लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं आपको, फिर आपके पापा को, फिर भाई को, फिर मदर को, तो क्या इस फैमिली के मेंबर पे फर्क पड़ जाएगा? इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? No, नो sir. नो। तो मतलब रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह वो रिप्लेस कर जाएगा। यानी इसका एक सेंस और आ गया कि अगर कोई वेल डिफाइंड नेचर है या ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपस में आगे पीछे हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, रिपीट नहीं होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए इसके अंदर? यूनिकनेस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए, कॉमन फॉर ऑल होने चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी कंडीशन हो। ठीक, और बताओ इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यूज होता है क्या? पहले तो यूज ऑफ करली ब्रैकेट। अब सर मतलब समझ में नहीं आई बात, कुछ अजीब सी बता रहे हो आप। अब समझो, थोड़ा सा अलग सी बात करते हैं, आराम से करते हैं। देखो बच्चों, मैंने कहा मेंबर जो है, जैसे मैंने आपकी बात करी, मैं 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहीं इकट्ठा तो किया है ना, आपको पढ़ाने के लिए मैंने क्या दी? आईडी दी। या स्कूल में जाते हो तो 11th क्लास कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट्स की अलग अलग क्लास होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. या मैं कहीं भी सबको पढ़ाने लग जाता हूँ? मैं अगर पढ़ाना चाहूँ तो सभी कहीं भी बैठ के पढ़ाने लगूंगा क्या? ऐसा तो नहीं No, है ना? sir. पढ़ाऊंगा तो क्या करूंगा? स्पेसिफाई यूनिक पार्ट, मतलब मेरे जो बच्चे होंगे जिन्हें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ
मुझे पता है ना इन बच्चों को पढ़ाना क्या है, यूनिकनेस क्या है इनकी, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा ना। यस सर। अब उसको क्या किया हमने, यूनिक एलिमेंट को या यूनिक मेंबर को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, यानी कलेक्शन किया। पर कलेक्शन करोगे तो रखोगे कहाँ, घर तो होना चाहिए उसके लिए, स्पेस तो होना चाहिए। तो किसी भी मेंबर को इकट्ठा करने, यूनिक डिफाइन करने के लिए जहां इकट्ठा किया जाता है उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। जब तक, करली ब्रैकेट को सेट भी बोल देते हैं, पर प्रॉपर गलत है कहना, ऐसा ऐसा कहना थोड़ा गलत है, मतलब यूज होता है क्योंकि एम्प्टी सेट भी इसी टाइप का एक नेचर है। तो जब हम यूनिक मेंबर को, किसको, यूनिक मेंबर को, जैसे शर्मा जी की फैमिली की बात कही थी मैंने, तो ये फादर मदर, ये है इनके ब्रदर है, तो मैंने जब यूनिक मेंबर को इकट्ठा किया, उन्हें एक रूम दिया, क्लास दिया, तब ना वो डिफाइन हो पाए, तभी ना सेट कहलाए, या फिर तभी ना उनका घर कहलाया। अगर मान लीजिए यस सर। एक मेंबर कहीं और, एक मेंबर कहीं और है, कहीं एक और है, चारों के अलग अलग जगह, तो क्या वो फैमिली कहलाएगी, वो घर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना। नो। जब सारे इकट्ठे हो गए तो ठीक है जी, अब कहीं भी इकट्ठे हो गए ठीक है, मतलब वो यूनिक तो हो गए, पर यूनिक को हम एक स्पेस, एक क्लास, एक रूम कुछ तो देंगे ना, तभी ना उनकी रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, उसके लिए, यानी इसका नेचर तो समझ में आ गया, इसका नेचर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। पर है किसको, इन सभी को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। इकट्ठा करने के लिए, क्लास के लिए, रूम के लिए जो नेचर या फॉर्म यूज होती है उसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। जब वो यूज हो जाता है इस फॉर्म में, तो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तब क्या कहलाता है वो, सेट सेट कहलाता है। कर। 22 बात समझ में आई मयंक, सर यस सर। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई सर, इसे सेट कहते हैं, ओके जी, ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, क्लास में अगर आपको कोई टीचर बुलाता है तो कैसे बुलाता है, बाय नेम। सर बने। बाय नेम, या फिर रोल नंबर, है ना, बड़ा लगता है तो ऐसे ही बुलाता है ना। या मेरी ही आइडेंटिफिकेशन है, मैं कौन हूं, मैं कहीं खड़ा हूं, मेरी आइडेंटिफिकेशन बताइए कौन हूं मैं, तो मेरी आइडेंटिफिकेशन कैसे बताओगे आप, अगर मेरा नाम नहीं पता तो मैथ के टीचर, मतलब कुछ तो यूज कर रहे हो। फिर अगर मैं कहूं तो हर एक का, हर एक बंदे की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसके नेम से होते हैं, है ना। अब कौन है ये बंदा जो मैं पढ़ा यस रहा हूँ, कौन है, ये मयंक है। मयंक है तो पता कैसे चला, बाई नेम। यस सर। देवांश है तो पता कैसे चला, नेम। यानी नेम क्या करता है, हर एक बंदे की रिप्रेजेंटेशन बताता है। तो वो किसी पर्सन के लिए बात नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट पे भी करता है, कंडीशन पे करता है, बहुत सारी चीजें। अब ये मोबाइल, अब मैं इसको कहूंगा भाई वो सामान देना, तो अजीब लगेगा। 10 सामान रखेंगे और मैं बोलूंगा कि वो सामान देना भाई, तो क्या लगेगा, अजीब लगेगा। पर मैं कहूँगा हाँ वो वाला मेरा मोबाइल देना, तो बंदा फटाक से जाएगा, मोबाइल लेके आ जाएगा, है ना। यस सर। ये क्या है, कीबोर्ड है, हाँ जी कीबोर्ड है। तो बताया ना कीबोर्ड है, नाम है ना इसका, बिना नेम के किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो हर एक चीज की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो क्या हो गया, सेट की भी आइडेंटिफिकेशन होगी ना। तो यस। सेट की भी आइडेंटिफिकेशन होगी, तो किसके थ्रू होगी, नेम के थ्रू होगी। जी नेम दे दिया हमने, इसे एबीसी कर लेते हैं, स्मॉल में कर लेते हैं, ABCD जो भी नाम ले रहे हैं। तो जो नेम होता है, क्या आप अपने नाम का पहला लेटर कैसे लिखते हो, कैपिटल में लिखते हो ना। यस। अच्छा, तो यहाँ से एक और डेफिनेशन में एक फीचर और समझ में आ गया हमें, कि जो नेम ऑफ सेट होगा, नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। और बिना नेम के हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी चीज को, तो हर एक के लिए नेम चाहिए। ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक किसी बच्चे को आप में से दिक्कत, नो सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऑलवेज बोला मैंने, अब कोई भी सेट बनता किससे है, बनता तो अपने मेंबर से है ना। भाई ये शर्मा जी की फैमिली थी, ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये आप हैं और ये आपके ब्रदर हैं, ठीक।
यही ना, तो मेंबर से बनती है, तो मेंबर का नेचर क्या होगा, तो ध्यान रखना, मेंबर और एलिमेंट written in small letter। मैंने स्मॉल लेटर जरूर बोल दिया, पर हमेशा स्मॉल लेटर होगा ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। अक्सर जो लिखा जाता है हम एलिमेंट को स्मॉल लेटर में डिफाइन करते हैं, इजी मैनर में बताते हैं। जैसे आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लास के अंदर होती है, तो रोल नंबर 1 2 3, आप सबका नाम लेके उनके फादर का नाम लगाने लग गए तो बड़ी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो जाएगी, इतना नहीं बोल सकता टीचर, तो क्या बोलता है, रोल नंबर लगाता है। ठीक है, तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। फिर से बता रहा हूं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपके पास सेट की फॉर्मेशन ही कैपिटल लेटर में दे रखी हो, एलिमेंट की फॉर्मेशन ही कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। ऊपर मैंने ऑलवेज लिखा है, मतलब हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, पर एलिमेंट अक्सर स्मॉल में होते हैं, पर वो कैपिटल में भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर, समझ। ठीक है, तो अभी जो हमने सीखा उसमें क्या क्या सीखा हमने, ये छह क्या, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया काउंटिंग में, करेक्ट कर लेना। ये 8 पॉइंट हमने नोट करा, मतलब एक छोटा सा वर्ड था, क्या वर्ड था, वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन को समझाने के लिए इतनी सारी फॉर्म का यूज हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मैथ के अंदर जो चीज आप पढ़ोगे वो हर चीज अपने आप में बहुत यूनिक होने वाली है, बहुत ही अलग ही होने वाली है। हर डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी बातें छिपी होंगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो हमने एक एग्जाम्पल देते हैं इसके ऊपर, कि सेट का कोई एग्जाम्पल या फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, तो भाई यहाँ पर अगर बात करें हम सेट्स के ऊपर, तो सेट्स को खासकर दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, दो फॉर्म में लिखा जाता है, या मेथड ऑफ सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैं आपको भी दिक्कत है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसका भाई, सेट का। सर इसकी एक्सरसाइज कब कराओगे? क्या बेटा? सर इसके क्वेश्चंस कब कराओगे? पहले टॉपिक तो सीखो, फिर क्वेश्चन करा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। ओके सर। एक्सरसाइज सीखनी है। देखो एक चीज और, एक सेकंड, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बच्चों सबसे कमाल की बात है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, या आप लोगों को पता भी होगा, कईयों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो अब दो तरीके हैं जी, ठीक है, ओके सर, कौन कौन से तरीके हैं? अब बात ऐसी है कि आप सभी जानते हो कि वो तरीके क्या है क्या नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उसके कई सारे नेम होते हैं, और एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो टीचर भी इवन परेशान करता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, और आगे चल के कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो नेम अलग अलग दिखते हैं आपको, तो नेम एक फॉर्म के कई कई नेम है, तो सारे नेम पता होने चाहिए, नेम सारे पता होने चाहिए। अगर नेम नहीं पता फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो नेम ऑफ, अगर मैं सीधी बात करूं कि मेथड ऑफ किसके बारे में बात करूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात करूं, या टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बात करूं, तो क्या होगा? पहली फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर का एक और नाम है, क्या है? टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो देखो मैंने कोई ए सेट लिया, या नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 ... और यहां पर लिखा वही चीज
x such that x is a natural number, or x such that x belongs to n, sorry, s equal to n for all n belongs to natural number. अब कहोगे सर पता ना क्या क्या लिख दिया आपने, इसको समझेंगे बाद में. फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म आपको नजर आ रही होगी कि ये कैसे लिखी जा रही है. तो इसकी पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर हम सेट के बारे में बात करें, लिखने के बारे में बात करें, तो क्या है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, या नंबर फॉर्म में कह सकते हो, न्यूमेरिक, और अल्फाबेटिक कह सकते हो. अल्फाबेटिक. सेकेंड, न्यूमेरिक अल्फाबेटिक हो गया. नेक्स्ट, ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये डायरेक्ट फॉर्म होती है. क्या होती है? डायरेक्ट होती है. क्या होती है? डायरेक्ट. और जो थर्ड होता है, जो थर्ड इसकी कंडीशन है, प्रॉपर्टी या फॉर्म है, वो क्या होती है बेटा? न्यूमेरिक कह सकते हो, अल्फाबेटिक, डायरेक्ट कह सकते हो. और इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो सिंगल फॉर्म है. सिंगल फॉर्म, सिंगल फॉर्म में यूज होती है. यहां पर जो इसका फीचर होता है वो क्या होता है? वर्ड की फॉर्म में. इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड. सेकंड क्या बोल सकते हो? इनडायरेक्ट फॉर्म. ठीक, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है? ठीक है, एक सेकंड.